वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस खेली। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखने वाला है। क्या सीखने वाला है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखने वाला है। कैसे? कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में, उन्हें हमें समझना है और समझ के उन्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। मतलब फाइंड ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हमें सीखना है। देखो, मैं प्रॉपर लैंग्वेज यूज करूंगा। प्रॉपर लैंग्वेज यूज करने के बाद जो तुम्हें समझ में आए, जैसे समझ में आए, मैं क्या इक्वेशन पे लाके छोड़ दूंगा। सिर्फ हम बनाना सीख रहे हैं। सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हो गए। देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो स्प्लिटिंग मेथड होता है। ठीक है, वो 9th क्लास में 8th क्लास में तुम सीख चुके हो, तो और पॉलिनोमियल में भी वो सीख चुके हो। ठीक है, फैक्टराइजेशन यदि बोला जाए तो मैं फैक्टराइजेशन के, तो देखो फैक्टराइजेशन करना हम इतना जानते हैं कि कई सारी टर्म्स को सिंगल टर्म में चेंज करना या ब्रैकेट्स में चेंज करना क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है। इक्वल टू में जीरो चलता रहेगा, तो वन टाइम इस ब्रैकेट को जीरो करना है, सेकंड टाइम इस ब्रैकेट को, थर्ड टाइम इस ब्रैकेट को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो यहाँ से 2 ब्रैकेट बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इस वाले ब्रैकेट को जीरो करना है, एक्स का आंसर निकालना है, फिर इसको भी जीरो करके इक्वल करके एक्स का आंसर निकालना है। ऐसे करना होता है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन की प्रोसेस कुछ भी हो सकती है। स्प्लिटिंग मेथड हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई आइडेंटिटी हो सकती है, बाई आइडेंटिटी, जो हम 9th क्लास में सीख के आए हैं, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता है? जैसे अब आने वाले हैं जो मेथड्स आने वाले हैं, वो मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर, ये भी हो सकता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे मेथड होंगे जो हम उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ना है। ठीक है, देखो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 240। प्रोडक्ट किसका? प्रोडक्ट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। 2 मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। ठीक है, कंटिन्यूअस। तो मतलब हमने जैसे सपोज करो एक 5 नंबर है, तो इसके लगातार वाला नंबर है तो 6 होगा, या इससे जस्ट पहले वाला होगा 4। ऐसा ही तो होता है। मतलब 2 नंबर्स जो हमें सोचने हैं उसके या तो जस्ट पहले वाला नंबर होता है या जस्ट बाद वाला नंबर होता है, और हम हमारा नंबर पॉजिटिव बना के चलें, उसमें ज्यादा हमें बेनिफिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस 2 consecutive positive integers are x and x plus 1। देखो, x की वैल्यू यदि 1 हुई तो ये 2 हो जाएगा। यदि x की वैल्यू 2 हो गई तो x की वैल्यू x + 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। यदि ये 3 तो ये 4 हो गए ना। 2 लगातार, 2 consecutive numbers, तो 2 consecutive numbers हमने ले लिए। ठीक है, ठीक है, आर एक्स एंड x + 1, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। मतलब x और x + 1 दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 240। इसको मैंने सॉल्व किया, x² + x = 240, x² + x - 240 = 0। ठीक है, दिस इज ए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हमने सीख लिया। अब इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये मेथड हमें सीखना है। स्प्लिटिंग मेथड सबको आता है। स्प्लिटिंग मेथड मैं किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, और फिर भी यदि किसी को नहीं आता है तो 10th क्लास का ही 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़े। पॉलिनोमियल के अलावा क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े, उसमें मैंने स्प्लिटिंग मेथड बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, उसको हम देख सकते हैं। तो स्प्लिटिंग मेथड तो सबको आता है, इसलिए हम उसको नहीं सीखने वाले हैं। यदि मैं करने वाला हूँ, यदि अगली स्टेप में इसकी देखूं तो क्या आ जाएगा? यदि हम देखें कि ऐसे नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 240 हो और उन दोनों नंबर्स के बीच में इतना की डिफरेंस 1 का होगा, इतना भी मैं कह देता हूँ, तो ऐसे नंबर्स कौन कौन से होंगे? ऐसे नंबर सोच के देखो, 5, 3, 8, कोई भी नंबर से कोई सोच नहीं पाएंगे। ये तो यहाँ एज इट इज लिखे होंगे, और हम
नंबर्स को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग मेथड हो जाता है, ठीक है। स्प्लिटिंग मेथड के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हमें सिर्फ इतना था। क्वेश्चन क्या था इसमें, क्वेश्चन में पूरा बोल देता हूँ। फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर दीज इंटीजर्स। हमें सिर्फ फॉर्मुलेट करना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी, ठीक है। इसके बाद आता है सेकंड पर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। ये तो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया होता है। तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की जो लेंथ है, ये जो 1 मोर देन 1 ज्यादा है किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से, ठीक है। और ये भी बोला हुआ है लेंथ ऑफ ब्रेथ किसमें, आर इन मीटर, मीटर में। तो सपोज कर लें, लेट अस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। इसके बाद हम क्या सपोज कर रहे हैं, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, अच्छा देखो बाई मीटर। अब बाइंड पे जोड़ डालना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसमें 1 वेरिएबल होता है, हमने 2 क्यों सपोज किया है, ठीक है। ये हम इरेज करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, इरेज पर। लेकिन जब हमें एक एग्जैक्ट चीज हमें पता चल जाएगी। देखो यहाँ हमने क्वेश्चन पढ़ा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 528 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लेंथ है, प्लॉट की जो लेंथ है, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल है, ब्रेथ के ऊपर। मतलब यदि हमें ब्रेथ पता चल जाए तो हम लेंथ पता कर सकते हैं, ऐसा ही तो है। अच्छा, ब्रेथ हमें पता चल जाए तो मैंने इसको अभी यहाँ स्टॉप कर दिया और ब्रेथ को मैंने सपोज किया x मीटर, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, लेंथ इज इक्वल टू इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा। हुई या नहीं हुई, हो गई ना। तो मैंने अब क्या किया, इसको तो सपोज किया ब्रेथ। जो चीज डिपेंडेबल है, जो चीज डिपेंड है किसी पे, उसको बाद में सपोज करना है। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही सीखना है। हम तो उसमें तो किसी को भी कुछ भी सपोज कर लेते थे, उसके अकॉर्डिंग यदि बात करें, जैसे हमने जो पहले सपोज किया उसके अकॉर्डिंग बात करें तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो क्या इक्वेशन बनेगी। मैं तो इसको इरेज कर देता हूँ, मैं ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ एक्स ब्रेथ बाई, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट एक्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ कितनी है, बाई, तो मतलब 2 बाई प्लस 1, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2 बाई प्लस 1 है, ठीक है। आगे क्या बोला है, लेंथ, एरिया बोला हुआ है, एरिया मतलब लेंथ ऑफ ब्रेथ। लेंथ तो इसकी कितनी है x, ब्रेथ कितनी है बाई, और कितना एरिया आना चाहिए 528 मीटर स्क्वायर। हमारे अकॉर्डिंग तो एरिया ये निकला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेकिन दे कितना रखा है, क्वेश्चन में उतना दे रखा है। दोनों को क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब इक्वल कर लेंगे तो इसका मतलब x की वैल्यू में पुट कर लेते हैं 2 बाई प्लस 1 प्लस बाई 528 आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाई स्क्वायर प्लस बाई 528, वेरिएबल बाई आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 बाई स्क्वायर माइनस बाई इक्वल टू 500 प्लस बाई माइनस 528 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, लेकिन हम क्या सोच रहे थे कि हम स्टार्टिंग से ही क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल लेके चलेंगे। तो हमने जो डिपेंडेबल था उसको बाद में सपोज करेंगे और जो नॉन डिपेंडेबल था उसको पहले सपोज करेंगे। तो मैंने ब्रेथ को सपोज कर लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 2x प्लस 1 मीटर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, एरिया हमारे अकॉर्डिंग निकाल लो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x, ये तो हमारे अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 528 है, दोनों इक्वल ही तो होने चाहिए, कंडीशन भी तो हमने क्वेश्चन की दी है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही हम लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चन में करते थे, जब हम बोला हुआ था, क्या बोला हुआ है उसमें कि
रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। मैंने कहा रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, ठीक है। पर लेकिन कब कम होता है? जब उसकी लेंथ और ब्रेथ, जब उसकी लेंथ और ब्रेथ में कुछ ना कुछ चेंज किया जाता है। सपोज करो, देखो मैं कुछ एक टेबल बना रहा हूँ, रेक्टेंगल फर्स्ट, रेक्टेंगल सेकेंड, रेक्टेंगल थर्ड, इधर लेंथ, इधर ब्रेथ, इधर एरिया, ठीक है। यदि रेक्टेंगल फर्स्ट में बात कर रहा हूँ, लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, तो एरिया क्या होगा? एल भी होगा। अब मैंने कहा कि लेंथ को 3 इंक्रीज किया गया, 3 इंक्रीज कर दिया, ब्रेथ को 5 कम कर दिया गया, ठीक है, तो एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो मतलब लेंथ बदल गई, ब्रेथ बदल गई, एरिया भी बदलेगा। अब एरिया क्या आएगा? पहले तो इतना था, अब कितना कम हो रहा है? 9 स्क्वायर यूनिट कम हो रहा है, तो लोग 9 स्क्वायर यूनिट कम कर दिया। देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके ये आया था, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सपोज करो लेंथ भी बढ़ाई है हमने, ब्रेथ भी इंक्रीज कर दी, दोनों इंक्रीज कर दिए। लेंथ को तो मैंने 2 इंक्रीज किया, ब्रेथ को भी 3 इंक्रीज कर दिया, और मैं कह रहा हूँ कि जो एरिया है वो 55 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, तो 55 बढ़ेगा तो इंक्रीज कर देंगे। अब सब हमारा सिंपल सा है कि लेंथ अपने दिए हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इक्वल आना चाहिए। पहले वाले से क्या हो रहा है? 50 स्क्वायर 55 स्क्वायर यूनिट, इसी में तो बढ़ा ले घटा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसको करना। ये तो था लीनियर इक्वेशन में, पर लेकिन यहाँ क्या है कंडीशन? यहाँ बदल गई है कंडीशन, यहाँ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। यहाँ ये हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 528। अभी थोड़ी देर पहले ये इक्वेशन बाई टर्म में आई थी, अब ये इक्वेशन किसमें आ गई? x टर्म में आ गई। हम जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनली हमें लास्ट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल दिखना चाहिए, जिससे हम हमारा सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। अच्छा, इसके बाद थर्ड देखते हैं। A 2 digit number is such that the टू डिजिट नंबर है वो इस तरीके से है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स इज 12। यदि उनकी डिजिट्स का प्रोडक्ट किया जाए, देखो हम क्या करते हैं, नंबर सपोज करते हैं 2 डिजिट नंबर x बाई है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? 10x प्लस बाई। मतलब यदि कभी भी हमें नंबर यदि सपोज करना पड़ेगा माइंड में, और हमने कहा कि x बाई, तो यदि x बाई है तो किसी से x बाई कह दिया तो वो क्या समझेगा? x मल्टीप्लाई बाई समझेगा, समझेगा नहीं समझेगा? तो लेकिन यदि हमें नंबर की बात कर रहे हैं तो हमें नंबर इसको इस फॉर्म में ना सपोज करके किस फॉर्म में सपोज करना होता है? इस फॉर्म में। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? लेट अस यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, पहले यूनिट डिजिट सपोज कर लो। क्या सपोज कर लिया इसमें? किसके अकॉर्डिंग? बाई, और 10th डिजिट क्या हो जाएगी? x। देन नंबर क्या बन जाएगा? इन दोनों को यूज करके 10x नंबर, ठीक है, 10x प्लस बाई बनेगा नहीं बनेगा? ये तो सिंपल सी बात थी, ये थर्ड चैप्टर में भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। पर लेकिन हमें यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ 2 वेरिएबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 2 वेरिएबल। अब हमें एक वेरिएबल को इससे हटाना होता है, ठीक है। तो ये तो था थर्ड चैप्टर का पार्ट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने जब यहाँ दिख रहा है कि 2 डिजिट्स, यहाँ क्या है? 2 डिजिट एक साथ रखे हुए हैं। यदि किसी से बोल दिया नंबर x बाई है तो वो x मल्टीप्लाई बाई समझेगा ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म को सपोज करते हैं नंबर के लिए। अब लेकिन जब उसने कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज डिजिट्स, इसकी जो डिजिट्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 12 है, तो क्यों ना हम डिजिट्सों को x बाई तो डिजिट्स है उसकी, x मल्टीप्लाई बाई क्या दे रखा है? 12। यदि मैं बाई की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो क्या आएगा? 12 अपॉन x, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गई? यूनिट डिजिट क्या आ गई? 12 अपॉन x। मतलब यदि मैं इसको पहले यूनिट डिजिट को बाई हटा के क्या कर दूं? 12 अपॉन x कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम है? तो 10th डिजिट तो ऑटोमेटिक x हो जाएगी। यदि मैं इसको वहां लिख दूं, इसको यहाँ लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ x, यहाँ 12 अपॉन x करके देख लो। सपोज करो इस नंबर को हम x, इधर तो x बाई है, बाई x सपोज करते हैं, तो भी तो डिजिटों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा होगा? 12। इस बार हम x की वैल्यू निकालते तो 12 अपॉन बाई आता कि नहीं आता? x क्या है इस बार? यूनिट डिजिट, तो x यूनिट डिजिट है, सॉरी, यदि यहाँ से बाई की वैल्यू निकालें,
y की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा 12/x। और y क्या है इस बार y क्या है टेंथ डिजिट, तो टेंथ डिजिट क्या मान लिया हमने 12/x। कोई प्रॉब्लम? तो हम आगे पीछे इनको कैसे भी सपोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर लेकिन हमें ध्यान रखना है जब डिजिट की बात करी जाए तो डिजिट अलग अलग हो जाती है, नंबर की बात करी जाए तो इस फॉर्म में रहती है, या तो 10x + y या 10y + x, ठीक है, इस फॉर्म में रहती है। हमें ये चीज बस याद रखनी है। अच्छा मैंने अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन को सपोज अब यूनिट डिजिट हमने सबसे पहले हमने क्या सपोज कर ली, x सपोज कर ली, ठीक है। यूनिट डिजिट हमने माइंड में सबसे पहले कुछ भी आएगा x ही आएगा, ठीक है। क्या करें आप सेकंड डिजिट के बारे में पता करना है, तो सेकंड डिजिट उसने कहा है प्रोडक्ट ऑफ दिस द डिजिट्स, तो x मल्टीप्लाई यहाँ कोई और दूसरा नंबर होगा, दूसरी डिजिट होगी यहाँ पे, और उन दोनों का सबका 12 मल्टीप्लाई कितना है 12, तो इस बॉक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/x, मतलब 10th डिजिट क्या होगा 12/x। ज्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब क्या बोला गया है, when 36 is added to the नंबर में 36 ऐड करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। देखो यहाँ यूनिट डिजिट x है और 10th डिजिट 12/x है, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए मैं y सपोज कर लूँ तो इसके अकॉर्डिंग नंबर क्या बनता है 10y + x, बनता है नहीं बनता? इसको मैं थोड़ा सा दूर लिख दूं 10y + x, पर लेकिन यदि यहाँ से मैंने इसको हटा के 12/x लिखा, ठीक है, 10th डिजिट, तो y हटा के क्या लिखूंगा यहाँ 12/x, क्या बन गया 120/x + x, ठीक है। कुछ ऐसे बनेगा ना नंबर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या किया 10th नंबर में तो 12/x × 10 + x, ये तो बन गया नंबर, ठीक है। ये तो है हमारा नंबर जो हमने सपोज किया उसके अकॉर्डिंग। जब नंबर में क्या ऐड किया जाता है 36 ऐड किया जाता है, तो द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, तो उनका डिजिट का प्लेस ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। 12/x x था, अब x और 12/x बनेगा, तो क्या नंबर बन जाएगा 10x + 12/x। अब की बार इसमें मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, तो इसको लिख देते हैं 10x + 12/x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसके बाद देखते हैं 120/x + x + 36 = 10x + 12/x। एलसीएम क्या आ रहा है x आ रहा है, x का मल्टीप्लाई कंप्लीट इक्वेशन में कर दो, मल्टीप्लाई बाई x इन होल इक्वेशन, ठीक है, इन ऑल टर्म कर दो, ऑल टर्म्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। करते हैं इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या आएगा 120, इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे h², इसमें 36x, इसमें 10x², इसमें 12, ठीक है, x कट जाएगा। अच्छा देखो x² है प्लस 36x है और इधर से 10x² इधर आ जाएंगे तो -10x², ठीक है। इसके अलावा प्लस 120 इधर है ही, -12 = 0, इधर x² इधर -10² माइनस के 9x², इधर प्लस के 36x और इधर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 108 = 0, -9 मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचा x², ठीक है, यहाँ 36x है, प्लस माइनस गया कॉमन तो यहाँ क्या बच गया -4x, इधर भी क्या बचेगा -12 = 0। अब ये क्या जाएगा किसमें डिवाइड में, क्या इक्वेशन होंगी x² - 4x - 12 = 2। यहाँ तक किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हमने नंबर के बारे में बात की थी, हमने जैसे जैसे उसने कहा वैसे वैसे हमने बात की और वैसे वैसे क्वेश्चन करते चले गए, ठीक है। यहाँ भी हो सकता है तो कुछ प्रॉब्लम बस यही है। चलो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ने इधर 12/x सपोज क्या हो, यहाँ x सपोज क्या हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये जो ये नंबर है ये तो इंटरचेंज होने के बाद बनेगा, ये वैसे बनेगा, तो ये कहाँ जाएगा उधर जाएगा, उधर से ये ट्रांसफर होगा तो उस अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी हम इसको कर सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है,
ये हो जाता है यहाँ कंप्लीट। इसको कर देते हैं अब एज। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन का। रोहन्स मदर इज 26 ईयर। रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उसकी बजाय 26 ईयर ज्यादा है, मतलब ओल्डर मतलब पुरानी है, पुरानी है मतलब बूढ़ी है, बूढ़ी है मतलब बड़ी है। ठीक है, समझ में आया ओल्डर का मतलब। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से यदि 3 ईयर्स बाद की बात की जाए तो उनकी एज का प्रोडक्ट कितना होगा, 360 होगा। चलो बात करते हैं, देखो रोहन की मदर की। ठीक है, हम पहले रोहन की एज की बात करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर्स। तो रोहन मदर क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x प्लस 26। इससे तो बड़ी है ना, है या नहीं, ईयर्स है ये भाई, मैं समझना इसको। ठीक है, अब इतना समझ में आया कि रोहन की एज यदि x है तो रोहन की मदर की एज x प्लस 26। क्यों हुआ x प्लस 26? क्योंकि हमें पता है कि रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो रोहन की पहले सपोज कर ली, रोहन की मदर की ऑटोमेटिक निकल गई। यहाँ एक ही सिंगल वेरिएबल यूज हुआ है। यदि हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे होते तो एक को x मानते, एक को y मानते, फिर बाद में बोल रहे होते x प्लस 26, y इक्वल टू क्या है, x प्लस 26। ये हम बाद में उसे बता रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम में सबसे अच्छी बात यह है कि हम लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन की प्रॉब्लम आ जाए तो हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ऐसा नहीं है कि सर हमें पता करना है कि पहले से कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। हम तो जैसे मर्जी आए, एक्स वाई लेके सपोज कर लिया ना तुमने, तो एक्स वाई लेके सपोज कर लो, बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो, और नहीं तो लीनियर इक्वेशन से तो हो ही जाना है। अब रोहन मदर एज हमने लिख लिया। अब से 3 इयर्स बाद की बात कर रहे हैं तो आफ्टर 3 इयर्स की एज निकाल देते हैं। आफ्टर 3 इयर्स रोहन एज इज इक्वल टू x प्लस 3, ये 3 इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, रोहन मदर की एज x प्लस 26 तो है ही, प्लस 3 और हो जाएगा, मतलब x प्लस 29 ईयर्स हो गया। यहाँ तक अच्छा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, x प्लस 29। हमें इतना पता चल गया रोहन की मदर की एज आफ्टर 3 ईयर इतनी होगी, रोहन की एज इतनी होगी। उसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उनकी एजेज का प्रोडक्ट 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 इयर्स बाद विल बी 360। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का x से करेंगे x स्क्वायर, x से 29 से करेंगे 29x, प्लस 3 का x से करेंगे 3x, 29 का 3 से करेंगे तो 87 इज इक्वल टू 360। क्या बना, x स्क्वायर 32x प्लस, इसको उधर ले आता है, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, और इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये क्या बन गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ कॉमन आ रहा होता तो ले लेते, लेकिन ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। और ये हमारा जो हमें फाइंड चाहिए, जो जितना हमें जितनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सॉल्व करना था उतना हमने कर लिया। ठीक है, 273 आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने 2 कंसेप्टिव इंटीजर्स के बारे में बात की, फिर रेक्टेंगल के एरिया के बारे में बात की, फिर एक किसी नंबर के बारे में बात की, 2 डिजिट नंबर के बारे में, फिर एजेस वाले क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद अब हम लास्ट करने वाले हैं कौन सा, ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन ट्रेवल करती है एक डिस्टेंस कितनी, 480 किलोमीटर।
एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, लगातार एक स्पीड से चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, उसकी स्पीड को कम कर दिया जाता है, लेकिन हमें स्पीड तो पता ही नहीं है। स्पीड को हम सपोज कर लें स्पीड ऑफ द ट्रेन, ये हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर सपोज कर ली, ठीक है। और डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन इज इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, इस स्पीड से चला तो टाइम भी हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बाद की बात है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि स्पीड को 8 किलोमीटर कम पर आवर कम कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब पहले यदि 60 से चल रहा था तो अब किससे चलेगा, 52 से चलेगा। देन इट वुड बी हैव टेकन, जब स्पीड कम करेगा तो इतना भी श्योर है कि टाइम ज्यादा लेगा, ठीक है। 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम ले रहा है उससे कितना ले रहा है, ज्यादा 3 आवर्स। तो हम टाइम निकाल लें, टाइम टेकन बाई ट्रेन विद यूनिफॉर्म स्पीड, जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है पहले वाली स्पीड से, उससे जो टाइम लिया उसने कितना लिया है, 480 अपॉन x। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है टाइम, डिस्टेंस 480, स्पीड x कितना आ गया 480 अपॉन x आवर्स, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आ जाते हैं। अच्छा, स्पीड कम कर रहा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। यहाँ तो हम लिखते हैं जब स्पीड उसने कम की तो कितनी कम की, x माइनस 8 कर दी, और यहाँ स्पीड कितनी है x, ज्यादा टाइम इसमें से लग रहा है, ज्यादा टाइम लिया है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना टाइम ज्यादा लग रहा था, कितना टाइम ज्यादा लगा, 3 आवर्स। मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, पहले वाले टाइम से 3 आवर्स ज्यादा लगा तो मतलब दोनों में डिफरेंस 3 का ही तो है। यदि हम सेम स्पीड से चलते रहे तो ये टाइम, और कम स्पीड कम करके चले तो ये टाइम, दोनों में 3 आवर का डिफरेंस है। ये वाला 3 आवर्स मोर देन दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें कितनी स्पीड 480, इसमें भी कितना 480, दोनों में यही तो चल रहा है, तो इसका मतलब क्या इक्वेशन बन गई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पहला वाला टाइम क्या है 480 अपॉन x, बाद वाला क्या है कम होने के बाद ये, और हमें पता है कि ये ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों है, यदि स्पीड को बढ़ाते तो टाइम कम लगता, मतलब तब तो हम ऐसा करते 480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x प्लस 8, तब तो हम ये कर रहे होते क्योंकि हमें कम टाइम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यदि हमें ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करना है तभी तो पॉजिटिव आएगा, तो ज्यादा तो यही है टाइम, ठीक है। इसके बाद इसमें से क्या करते हैं 480 कॉमन ले लेते हैं, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 8, x क्या बन गया x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 408 ये कट जाएगा कितने टाइम, 160 टाइम, इधर बच गया 1। अब इसमें से सब्ट्रैक्शन करता है माइनस x माइनस प्लस 180 मल्टीप्लाई 8 अपॉन x माइनस 8 x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, क्या बन जाएगा, पहले इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 8 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 मल्टीप्लाई 8। इसके बाद इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x ये तो आ गया, और ये कितना आ जाएगा 128 क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फाइंड करनी थी। रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वही यही है, और इसका मतलब अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस टाइप के क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने वाला था, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306।
यदि यहाँ की जगह 306 होगा तो क्या होगा, x x+1 = 306 हो जाएगा। पहले क्या था 240 था, उसकी जगह क्या हो जाएगा 306 हो जाएगा। अभी मेरे पास इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन देख लेते हैं। द हाइट ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस की बजाय 7 सेंटीमीटर कम है। क्या राइट ट्राइंगल की हाइट, देखो ये ट्राइंगल की हाइट, देखो ये तो बेस ले लेते हैं, ये हाइट ले लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूस ले लेते हैं। हाइट को मतलब परपेंडिकुलर बोल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाइट मतलब परपेंडिकुलर। तो हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसके बेस से, बेस को x लिया तो ये कितना हो जाएगा x - 7। अच्छा, इफ द हाइपोटेन्यूस इज 13 और हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है, तो अब रिक्वायर्ड कंडीशन बतानी है। पाई का कॉस क्या होता है b² + p² = h², यही होता है। b² मतलब x², p² मतलब x²। हाइट ऑफ द राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसकी बेस की बजाय यहाँ से ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो इसको, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। +49 - 7 × 2 = 14 x = क्या आएगा 169। 13 का स्क्वायर 169, यहाँ कितना हुआ 2x² - 14x और +49 उधर से इधर आएगा तो 169 = 0। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है इसमें 2 का डिवाइड चला जाए तो 2 का डिवाइड भी कर देंगे और क्या आ जाएगी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो तुम्हें करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सॉल्व कर लिया। अब हमने कल सॉल्व करना भी सीखने वाला है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, स्प्लिटिंग मेथड, मेथड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सब हम सीखने वाले हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाएंगे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा। अब कुछ टाइप के ऐसे क्वेश्चन हमें बाद में भी सीखना है। अभी जब हम इनको सॉल्व करने का मेथड सीख जाएंगे तब हम क्वेश्चन इक्वेशन बनाएंगे भी और इक्वेशन सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।